हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्री रेडिकल्स कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, जनरेट कैसे होते हैं और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो फ्री रेडिकल्स में सिंपली बी डिफाइंड एज द केमिकल स्पीशीज दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बन विद सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 7। नेक्स्ट है जनरेशन। ये जनरेट कैसे होते हैं? जैसे कि कार्बोकैटायन और कार्बन आयन इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज से जनरेट हुए थे, तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन है, उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उसमें से ये देखो हाफ एरो है। ये जब हमको फ्री रेडिकल को शो करना होता है तो उसमें हाफ एरो बनाया जाता है। तो हाफ एरो मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाई पे जा रहा है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर जा रहा है। तो वाई निकल गया यहाँ से और देखो 3 बॉन्ड बचे और एक फ्री रेडिकल बचा। जब कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए थे तब वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद हो गई sp2, और ज्योमेट्री थी पहले टेट्राहेड्रल और अब ज्योमेट्री हो गई है प्लेनर। ये आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये p ऑर्बिटल है जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट और ये बाकी बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने दूसरे एटम्स के साथ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि अभी हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था, आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज sp2 हो जाता है। ज्योमेट्री रहेगी प्लेनर, स्ट्रक्चर रहेगा ट्राइवैलेंट 3 बॉन्ड बनाने वाला, क्योंकि हाफ फिल्ड एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक्स्ट्रा, मतलब सॉरी एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके p ऑर्बिटल में, इसलिए वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की डिपेंड करती है डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के बारे में। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है कि कार्बन के साथ किस प्रकार के ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों CH3 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उससे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी में यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी इसकी स्टेबिलिटी होगी, बट टर्शरी फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग में थोड़ी कम होगी। सेम गोज़ फॉर द प्राइमरी एंड लास्ट। मिथाइल में एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए ये सबसे कम स्टेबल रहेगा। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार है। 3 डिग्री टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इथाइल रेडिकल का। यहाँ पे 3 यहाँ पे CH बॉन्ड्स प्रेजेंट है और ये p ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइपर कंजुगेशन करेंगे, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ये ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है विद ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इनका हाइपर कंजुगेशन का स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास, उधर से जाएगा हाइड्रोजन के पास। जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन का बताना होता है ना हमें, तो हाफ एरो बनाया जाता है। इसका मतलब समझ जाना चाहिए आपको कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम कार्बन पे और यहाँ पे हाइड्रोजन पे। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे आ गया एक फ्री रेडिकल, ये स्ट्रक्चर बना, फिर उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बना। यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो इसके ऊपर आ गया फ्री रेडिकल एक, और लास्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर एक फ्री रेडिकल इस पे आ गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया इधर।
सो ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर हमें फ्री रेडिकल की देनी होगी तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी, CH3 थ्राइस C फ्री रेडिकल, फिर ट्वाइस और ये 1 और ये मिथाइल फ्री रेडिकल। इस प्रकार जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, जैसा कि अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस में भी देखा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल एनायन की थ्रू रेजोनेंस। ये एलाइल रेडिकल की यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है कार्बन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे। ये बॉन्ड बन जाएगा इधर आके यहाँ पे, और यहाँ पे फ्री रेडिकल अटैच हो जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेंजाइल रेडिकल की। अब यहाँ पे किस प्रकार से रेजोनेंस होगा वो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ से इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है ऑर्थो पे, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा C का और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद ये वाला बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल होगा और ये फ्री रेडिकल दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से भी एक इधर शिफ्ट हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पर और यहाँ से फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये इसका फ्री रेडिकल है, इसी यहाँ पे पैरा पोजीशन पे फ्री रेडिकल आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और यहाँ से मेटा पोजीशन पे जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो बन ही चुका है। उसके बाद ये इस मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल इस पोजीशन पर आ गया है और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला है। अगर हम फ्री रेडिकल को इधर शिफ्ट करते हैं तो और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो वापस हमको हमारा पहले वाला ही स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो आई होप आपको फ्री रेडिकल क्या होते हैं, उनका जनरेशन कैसे होता है, उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग रेडिकल्स में कैसे होते हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना समझ में आया, बीच में कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।